Hello students, I am Ravi Kumar from KVCRPF Mokama Ghat. आज हम लोग हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, उसी में नेक्स्ट पॉइंट इटली यूनिफाइड यानी इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो लाइक जर्मनी यानी इटली भी था जो जर्मनी की तरह ही वहाँ पर पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन जो राजनीतिक जो विखंडन था वहाँ पर भी था। इटली में भी जर्मनी में जिस तरह से विखंडित थे, कई हिस्सों में बटा था, उसी तरह से इटली भी कई हिस्सों में बटा हुआ था। ठीक है, और इटली के अंदर सेवरल डायनेस्टिक्स यानी बहुत से वंशानुगत राज्य थे और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग यानी कि बहुराष्ट्रीय जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स पर वो रूल करता था, वहाँ पर शासन करता था, एम्पायर जो शासक थे वहाँ का। ठीक है, फिर आगे हम लोग जानेंगे कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में या मध्य में इटली था जो 7 स्टेट में डिवाइडेड था, डिवाइड इनटू 7 स्टेट, 7 राज्यों में डिवाइड था इटली, जिसमें से एक था कौन, सार्डिना पिडमॉन्ट, जिस पर कि इटालियन प्रिंसली हाउस यानी इतावली राजघराने के वहाँ पर शासक थे, रूल करते थे। मात्र एक ही था, 7 स्टेट में से मात्र एक जो स्टेट हुआ ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट, यहाँ पर ही सिर्फ इटली के राजघराने के का वो राजा शासन करता था वहाँ पर। ठीक है, और बाकी जो दूसरे रीजन हुए उस पर बाहर के लोग आकर रूल करते थे, शासन करते थे, रूलर थे वहाँ के। उसी में बताया गया है कि नॉर्थ रीजन में कौन था, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के द्वारा वहाँ शासन किया जाता था, और सेंट्रल रीजन में पोप के थ्रू, पोप वहाँ के राजा था, पोप रूल करता था। और फिर साउथर्न रीजन में किसके अंडर में था, तो ई बोर्बो किंग ऑफ स्पेन का जो बोर्बो क्वीन था उसी के अंडर में था, बोर्बो जो राजा होता था उसी के अंडर में था ये साउथर्न रीजन। ठीक है, वहाँ पर वो सब शासन करता था। इस तरह से हम देखें किस तरह से सब शासन होता था। और एक चीज़ वहाँ और है जो इटालियन लैंग्वेज जो था वह एक फॉर्म में इक्वाइड नहीं था, और उसके बहुत से अलग अलग रीजनल एंड लोकल वेरिएशन थे। वो पूरी एरिया में इटली लैंग्वेज का यूज नहीं किया जाता था, और वहाँ पर क्या था कि हर एक जगह लोकल एरिया में कुछ और अलग अलग था, हर एक जगह वेरिएशन मिलता था। इस तरह से क्या था, इटली में इस तरह से यूनिफिकेशन नहीं था कि वहाँ के लोगों के बीच में यूनिफिकेशन नहीं था, एकता नहीं था, एकीकरण नहीं था, एक समान नहीं थे। ठीक है, इसी के आगे हम लोग जानेंगे ड्यूरिंग 1830 में 1830 के आसपास में एक जोसेफ मेजनी आया। जोसेफ मेजनी ने एक विजन दिया वो अपना, जो इटालियन रिपब्लिक जो था उसको यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए वो अपना ऐसा विजन दिया, जहाँ पर
जितने भी अलग अलग स्टेट थे डिफरेंट टाइप के, उनको मिलाकर एक इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए, ऐसा विजन दिया कौन? जोसेफ मेजनी ने 1830 में। ठीक है। और जोसेफ मेजनी एक और चीज़ किया, फॉर्म किया सीक्रेट सोसाइटी के, उसका नाम क्या था? यंग इटली। सीक्रेट सोसाइटी का जो बनाया, यानी सीक्रेट सोसाइटी में गुप्त संगठन, उसका नाम था यंग इटली, जोसेफ मेजनी ने बनाया था। ठीक है। और ये जो बनाया संगठन यंग इटली, इसका का मेन एम मकसद क्या था? मेन गोल क्या था? कि एक इटली बनाया जाए जो कि पूरे यूनिफाइड हो, एकीकृत हो। इसका मकसद यही था यंग इटली संगठन का। ठीक है। और जो इस समय जो इवेंट हुए, कब? 1831 से एंड 1848 में। तो इस इवेंट के फेल होने के बाद इटली स्टेट को फिर से जोड़ने का जिम्मेवारी किस पर आ गया? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सार्डिनिया पिडमॉन्ट, जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के थे, सार्डिनिया पिडमॉन्ट के जो रूलर कौन थे? किंग वेक्टर इमैनुएल सेकंड, किंग वेक्टर इमैनुएल सेकंड पर आ गया था कि किस तरह से इटली को यूनिफाइड किया जाए, एकीकृत किया जाए। ठीक है। और जो यहाँ पर रूलिंग इथिक्स थे, जो रूलिंग इथिक्स में शासक अभिजात जो बड़े लोग उस समय का, वो एक यूनिफाइड इटली इसलिए बनाना चाहते थे उन लोग, ताकि वहाँ पर यूनिफाइड इटली बनने से क्या होता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस, यानी उनका प्रभुत्व भी बढ़ता, राजनीतिक जो प्रभुत्व था वो भी बढ़ता इस रीजन में। इसलिए उन लोग भी चाह रहे थे कि यूनिफाइड इटली बनाया जाए। ठीक है। और फिर इसके बाद जो इटली में सार्डिया पिडमॉन्ट था, उसका चीफ मिनिस्टर, सार्डिया पिडमॉन्ट एक भाग था, ये पिडमॉन्ट सार्डिया जो था, उसका जो चीफ मिनिस्टर कौन था? काबूर ने ही इस तरह के जो यूनिफाइड इटली का जो प्लान बनाया था, ये काबूर ने ही बनाया था, और पूरे इटली को यूनिफाइड करने की। और जो काबूर था वो न ही रिवोल्यूशनरी था, क्रांतिकारी था, और न ही डेमोक्रेट था। रिवोल्यूशनरी का वो फॉलो करता था, न ही डेमोक्रेट का वो फॉलो करता था। कौन? काबूर। ठीक है। काबूर जो था वो। और जो इटालियन इलिट्स जो थे, इटालियन इलिट यानी जो इतावली अभिजात, यानी बड़े लोग वहाँ के, वो के वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर, धन वाला और शिक्षित जो सदस्य थे की तरह ही ये जो काबूर था, जो इटालियन लैंग्वेज से कहीं अच्छा है स्पोक फ्रेंच भाषा ये बोलता था काबूर। और
काबुर ने एक फ्रांस से एक किया डिप्लोमेटिक अलायंस, यानी डिप्लोमेटिक अलायंस जो कूटनीति जो संधि होता है वो किया, और उसके द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट था, जो सार्डिनिया पिडमोंट में 1859 में ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस, जो ऑस्ट्रेलियन जो बल था उसको हराने में वो सक्सेस रहा, सफल हुआ ऑस्ट्रेलियन फोर्स के, ठीक है। और जो हराने में इसके लिए कौन कौन से किए, इसको साथ दिए रेगुलर ट्रूप्स, जो रेगुलर जो सैनिक थे, जो रेगुलर सेना थे, इसके अलावा सेना तो साथ देवे करेगा, और इसके अलावा जो लार्ज नंबर में आर्म्ड वॉलेंटियर, जो सशस्त्र स्वयंसेवक होता आर्म वॉलेंटियर थे, वो भी साथ दिए थे। लेकिन इसका जो लीडरशिप कौन कर रहा था इस युद्ध का, तो जोसेफ गैरीबाल्डी के लीडरशिप में ये युद्ध लड़ रहा था, जो ऑस्ट्रेलिया फोर्सेस से जो 1859 में जीता था, ठीक है। जोसेफ गैरीबाल्डी के लीडरशिप में, नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। और फिर आगे हम लोग देखेंगे 1860 में साउथ इटली में, जो साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलिया स्टेट में घुस गया हो। ये कौन, जोसेफ गैरीबाल्डी के जो समर्थक थे या सैनिक है ये, या फिर इनका जो आर्म्ड वॉलेंटियर था, इन लोग 1860 में घुस गए साउथ इटली में, और सिसिलिया के 2 किंगडम्स थे वो स्टेट में घुस गए, और वहाँ से स्पेनिश रूलर को भगाया। किसके सहयोग से, तो लोकल पेजेंट, जो वहाँ के लोकल किसान थे, उसके सपोर्ट के थ्रू ही स्पेनिश जो रूलर थे उसको वहाँ से भगाने में सफल हुए थे, ठीक है। और फिर 1861 में जो सार्डिनिया पिडमेंट का रूलर था, ये विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनिफाइड इटली का किंग घोषित किया गया, वहाँ के राजा बनाया गया, एकीकृत इटली का उसको राजा बनाया गया। किसको, 1861 में, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड को। इस तरह से वहाँ राजा बना। फिर इस तरह से जो इवेंट हुए इस दौरान, जो इटली के अधिकांश पॉपुलेशन जो थे, इटालियन जो पॉपुलेशन, उन लोग उस समय इलिटरेट थे, यानी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। बहुत ज़्यादा संख्या में अनपढ़ थे वहाँ के लोग, और वे लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में उन लोग नहीं जानते थे, उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में नहीं जानते थे, उन लोग इसके बारे में अनजान थे। और जो उस समय जो प्रेजेंट जो लोग, जो किसान थे, जो सहयोग किया था, तो इसको जोसेफ गैरीबाल्डी को, तो उन लोग के जो सपोर्ट से जो युद्ध जीता था, उन लोगों ने एक इटालिया वर्ड होता है, इटालिया वर्ड, साउथ इटली के थे जो लोग, इटालिया जो ये वर्ड है, इटालिया वर्ड के बारे में उन लोग कभी सुना भी नहीं था, न इसके बारे में उन लोग जानते थे। उन लोग का बिलीव क्या था, ऐसा सोचते थे, मानते थे कि लाटालिया है जो विक्टर इमैनुअल की वाइफ
का नाम है ये, ऐसा हम लोग सोचते थे। जो प्रेजेंट थे, जो कि गैरीबाल्डी को सहयोग किया था, उन लोग ऐसा सोचते थे। उन लोगों को पता नहीं था कि इटालिया वर्ड है। उन लोग समझते थे कि लाटालिया विक्टर एमेनुएल की वाइफ है। इस तरह से हम लोग जाने इटली का एकीकरण। ठीक है, इसके पहले एक फिगर देखिएगा, इसमें किस तरह से इटली का यूनिफाइड किया गया। पहले ही 7 स्टेट में बटा हुआ था इटली, उसको ये कब का है, 1858 में, यानी एकीकरण से पहले की इटली है। बिफोर यूनिफिकेशन, एकीकरण से पहले की इटली है ये, जो 7 स्टेट में बटा हुआ था। फिर इसके बाद देखिएगा ये पूरा यूनिफाइड इटली बन गया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाने इटली का एकीकरण हुआ। ओके।